नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सियासी रंग। सियासी रंग में हमारा फोकस होता है उन खबरों पर जो उस दिन सुर्खियां बनती हैं। ऐसी कुछ खबरों का पिटारा लेकर हम आए हैं सियासी रंग में। सियासी रंग में सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की और कांग्रेस में मची अंतर्कलह की। कांग्रेस में अंतर्कलह जारी है। अब गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आज़ाद के बयान पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी तंज कसा है। साथ ही प्रदेश में काऊ टैक्स लगाने पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि गाय पर टैक्स नहीं लगा रहे हैं, लोगों ने शब्दों का चयन ठीक नहीं किया। शायद नबी ने गुलाम को आज़ाद होने के लिए कहा होगा। देरे आए दुरुस्त आए। हम तो पहले से ही कहते थे कांग्रेस रसातल में जा रही है। गाय पे टैक्स नहीं लगा रहे हैं, शब्द का चयन ठीक नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा में गौ ग्रास की एक परंपरा है। प्रकृति की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था इस तरह की है कि घर में अगर पहली रोटी बनती है तो गाय की बनती है। तो कांग्रेस की अंतर्कलह अब धीरे धीरे जो है बढ़ती जा रही है। पहले कपिल सिब्बल, फिर मध्य प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा और अब गुलाम नबी आज़ाद, जिन्होंने कांग्रेस की कार्यशैली पर अब सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। और साफ तौर पर जिस तरह से लगातार कांग्रेस हाशिए पर आती चली जा रही है पूरे देश में, ऐसे में कांग्रेस के जो कद्दावर नेता हैं वो कहा जाए तो उनकी बेचैनी बढ़ने लगी है। और जाहिर सी बात है, जब इस तरह के बयान सामने आते हैं तो विपक्षियों को भी मौका मिलता है तंज कसने का, निशाना साधने का। और वैसा ही सब कुछ अब इन दिनों देश और मध्य प्रदेश की सियासत में देखा जा रहा है। गुलाम नबी आज़ाद के बयान पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी तंज कसा है। और जिस तरह से गौ कैबिनेट का गठन किया गया मध्य प्रदेश में और उसके बाद गायों के संरक्षण और संवर्धन की बात की जा रही है, ऐसे में काऊ टैक्स लगाने पर भी जो सवाल उठ रहे हैं उस पर भी साफ तौर पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने साफ कहा कि ऐसा कोई भी टैक्स सरकार लगाने नहीं जा रही है। शब्दों का चयन जो है वो ठीक नहीं है। तो इस वक्त मध्य प्रदेश में जो है लगातार सियासत जोरों पर है और इस खबर पर हम सीधे चलेंगे। हमारे स्टेट हेड राजेश सक्सेना हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजेश जी, लगातार जो है बयान जो हैं कांग्रेस के जो कद्दावर नेता कहे जाते रहे, या कद्दावर या कहें या कांग्रेस के समर्पित जो नेता रहे, समर्पित कार्यकर्ता वो अपने आप को बताते रहे, लेकिन अब वही नेता जो हैं कांग्रेस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं और तमाम तरह के बयान सामने आ रहे हैं। और जाहिर सी बात है, इस तरह के जब बयान सामने आते हैं तो विपक्षी दलों को या उनके सामने की राजनीतिक दलों को मौका मिलता है उन पर तंज कसने का, निशाना साधने का, और वैसे ही सब कुछ होता दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे? बिल्कुल अविनाश जी, उसका कारण भी है कि क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस की स्थिति इस समय है पूरे देश में, जिस तरह से अगर हम कांग्रेस की स्थिति को देखें, कांग्रेस की जमीन को देखें, तो पूरी तरीके से वो खिसक चुकी है। कांग्रेस के नेता इस बात को माने या ना माने, कांग्रेस जिस संक्रमण काल से गुजर रही है, एक कांग्रेस जिस विचारधारा, जिस आइडियोलॉजी के साथ आगे बढ़ी थी, लेकिन अब बदलते समय की स्थितियां, परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न है। जो वोटर है वो भी बिल्कुल बदल चुका है। अब नए समय का वोटर, नए युवा वोटर, और ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो स्ट्रेटजी, जो रणनीति में बदलाव की आवश्यकता थी, कहीं ना कहीं वो नहीं हुई। और यही कारण है कि कांग्रेस आज इस स्थिति में है। और ये हम या आप नहीं कह रहे हैं, अब जो कांग्रेस के भीतर से ही आवाज उठने लगी है। कांग्रेस में जिस तरह से कहा जा रहा है नेताओं की तरफ से कि जो पुराने नेता हैं जो चाहते हैं कांग्रेस को मजबूत करना, या फिर जो नए नेता हैं, पुराने और नए नेताओं का जो कॉम्बिनेशन है, कहीं ना कहीं उसमें भी मिसकम्युनिकेशन, और जिस तरह से हाल की स्थितियां, परिस्थितियां बनी, जिस तरह से चाहे कपिल सिब्बल ने कहा हो, या फिर पी चिदम्बरम ने कहा हो, या फिर इससे पहले गुलाम नबी आजाद ने कहा हो, ये तमाम ऐसे सारे नेता
जो चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूत हो, ये चाहते हैं कि कांग्रेस की जमावट नए सिरे से हो, नए तरीके से संगठन को मजबूत किया जाए, और कहीं ना कहीं कांग्रेस जो सिर्फ ऊपर ऊपर दिख रही है उसको अंदर से उसको मजबूत किया जाए। और इसी को लेकर अब कांग्रेस में जिस तरह से घमासान नेताओं के बीच, क्यों घमासान इस बात को लेकर कि तमाम सारे नेता ये भी कहते दिख रहे हैं, चाहे हम बात करें मध्य प्रदेश से, अगर हम बात करें तो सज्जन सिंह वर्मा ने जिस तरह से कहा था, या फिर जो सांसद है बंगाल से कांग्रेस के, जिस तरह से उन्होंने कहा, और तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप व्यक्तिगत तौर पर भी अब कांग्रेस के भीतर लगने लगे हैं। और यही कारण है कि अब कांग्रेस में जिस तरह की परिस्थितियां हैं, संगठन किस स्तर पर सोचेगा, किस स्तर पर पार्टी हाईकमान इस बात को लेगा, ये अलग बात है, लेकिन फिलहाल जो घमासान कांग्रेस के भीतर है वो साफ दिख रहा है। और यही कारण है कि अब बीजेपी को भी बोलने का मौका मिला है। जिस तरह से अगर बात करें मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी निशाना साधा है कांग्रेस पर, और जिस तरह से गुलाम नबी आजाद को लेकर उन्होंने कहा, जिस तरह से उन्होंने टिप्पणी की, तो कुल मिलाकर अब बीजेपी भी इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रही है। जी राजेश जी, एक सवाल और भी मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि ये जो गायों के संरक्षण और संवर्धन की बातें थी, कांग्रेस ने भी गौशालाएं बनाने का वादा किया था, मध्य प्रदेश में 1000 से 1500 गौशालाएं बनाने की बात कही थी। उस पर जो है बीजेपी उस वक्त विपक्ष में थी तो उसने कांग्रेस पर सवाल उठाए। अब गौ कैबिनेट का गठन किया है, गौ संरक्षण और संवर्धन की बातें मध्य प्रदेश में की जा रही हैं, और तरह तरह की जो हैं शिवराज सरकार इसको लेकर काफ़ी संजीदा भी नज़र आ रही है। और इसको लेकर जो अभी काउ टैक्स लगाने को लेकर बातें कही जा रही हैं, उसका भी जो खंडन किया है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई टैक्स हम लगाने नहीं जा रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो गाय पर एक अलग तरह की सियासत मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। राजेश जी, देखिए अमनाथ जी, उसका कारण भी है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस सत्ता में आई, 2018 के विधानसभा चुनाव में जीत कर 1.5 साल के भीतर उसकी सरकार गिर गई, फिर बीजेपी मजबूत हुई और उपचुनाव में भी बेहतर सीटें लेकर वो मजबूत स्थिति में है, अच्छा खासा संख्या बल उसके पास है, 116 से ज्यादा उसके पास सीटें हैं। और यही कारण है कि जिस तरह से शिवराज सरकार या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं, लगातार कई फैसले करते जा रहे हैं। गौ कैबिनेट का उन्होंने गठन किया, गायों का संरक्षण और संवर्धन की उन्होंने बात की, लेकिन कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर कहती है कि ये तो कांग्रेस का ही एजेंडा था, कांग्रेस ही प्रदेश में गौशालाओं के लिए आगे बढ़ी थी, उसी को शिवराज सरकार आगे बढ़ा रही है। लेकिन अगर कमलनाथ सरकार के गौ संरक्षण के फैसले को देखें और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गौ संरक्षण संवर्धन के फैसले को देखें तो काफी भिन्न है, काफी अलग है। वहां अगर गौशालाओं का निर्माण था जो फैसला लिया था, लेकिन अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उससे आगे बढ़कर कि इसके जरिए कैसे हम गायों का संरक्षण करें, संवर्धन करें, साथ ही कैसे इसको रोजगार से जोड़ा जाए, कैसे जो उत्पाद हैं गायों से, गोबर से क्या उत्पादन किया जा सकता है, गौमूत्र से क्या उत्पादन किया जा सकता है, दूध से क्या क्या चीजें, तमाम सारी चीजें बनती हैं, उनका क्या किया जाए, और इसको एक मार्केटिंग इसकी की जाए, इसका एक बाजार तय किया जाए, जिससे कहीं ना कहीं इसमें चाहे वो किसान हो, और खेती के साथ ये सरकार लगातार कहती रही है शिवराज सरकार की, खेती के साथ अन्य विकल्पों पर भी सोचना होगा, क्योंकि जिस तरह से मौसम की अनिश्चितता लगातार बनी रहती है, तो ऐसे में किसानों को इसे और भी आकर्षित किया जाए, इसको और भी मजबूत किया जाए, और सरकार इसको लेकर उनको मजबूत बनाए, साथ ही युवाओं को इसके जरिए एक रोजगार मिले, जिससे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात हो रही है। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से विशेषज्ञों से भी बात की है कि कैसे इस क्षेत्र को और व्यापक दृष्टिकोण में हम काम कर सकते हैं, न केवल इसमें जो गौ संवर्धन के लिए विभाग है वो काम करे, बल्कि तमाम कनेक्टेड विभाग इससे जुड़े और एक व्यापक रूप में, व्यापक धारणा के साथ इसको आगे बढ़ाया जाए। तो यही कारण है। लेकिन सियासत है, राजनीति है, वो भी लगातार चल रही है, क्योंकि कांग्रेस तमाम तरह के सवाल उठाती रही है कि उन्हीं कामों को आगे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि
जिस तरह से कांग्रेस सत्ता में आती है और 15 महीने के भीतर ही वो सत्ता से बाहर हो जाती है। तो ऐसे में सवाल कांग्रेस के ही भीतर है, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार जिस तरह से इसको लेकर बात कर रहे हैं, गो कैबिनेट की बात, हालांकि राजनीति गोपाष्टमी पर कल भी देखी गई, जिस तरह से कांग्रेस ने बताया कि वो भी सबसे बड़े ऐतिहासिक गायों के हैं, पूजा अर्चना वो भी गायों की करते हैं, वो भी गायों को पूजते हैं, ये अलहदा बात है। लेकिन कुल मिलाकर विकास के रोड मैप की बात करें, इसके जरिए कैसे और डेवलप किया जा सकता है, कैसे रोजगार से जोड़ा जा सकता है, ऐसे में शिवराज सरकार लगातार इसके लिए काम कर रही है। अमनाथ, सही बात है, लेकिन जब भी कोई काम होता है तो विपक्ष का काम ही है उस पर सवाल उठाना, तो वैसा हो भी रहा है। और देखना होगा कि जो नवाचार किए जा रहे हैं मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार द्वारा, वो कितने फलीभूत होते हैं, और गायों के संरक्षण और संवर्धन की बातें जो की जा रही हैं वो कितनी फलीभूत होती हैं, आने वाला समय ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी इस तमाम जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध सरकार के लिए दर्द सिर बन गए हैं। यही वजह है कि अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए बैठकों का दौरा जारी है। सीएम भूपेश बघेल ने भी पुलिस विभाग को निर्देशित किया है कि अपराध पर काबू पाने के लिए ठोस रणनीति बनाई जाए। इसके पहले गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी पुलिस अधिकारियों संग बैठक की और उन्हें निर्देशित किया। तो देखिए, आप तुलनात्मक निकाल के देख लीजिए, 2005 से लेकर 4 से लेकर 2018 तक के, मैं नहीं समझता कि कोई आंकड़े बढ़े हैं। हमारे पास सारे टेबल हैं, चाहे वो हत्या के हों, चाहे वो बलात्कार के हों, चाहे वो अपहरण के हों, चाहे प्रकार के अपराध है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। तुलनात्मक रूप से देखें तो घटनाएं तो होती है, इसमें तो इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये कहा जाए कि पूर्ववर्ती सरकार में कम था और हमारे यहाँ अभी ज़्यादा हुआ, ऐसी कतई ये बात नहीं है, क्योंकि लगातार हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं, चाहे गृह मंत्री करें, चाहे डीजी करें, होम करें, हम लोग लगातार उसे मॉनिटरिंग करते रहते हैं और इसकी वजह से सारी चीज़ नियंत्रण में है। इस खबर पर हम सीधे चलते हैं। हमारी संवाददाता निधि प्रसाद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं। निधि, जैसा काफ़ी दिनों से देखने में आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में अपराध बढ़ते जा रहे हैं और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। जाहिर सी बात है, जब ऐसे हालात होते हैं तो सरकार की चिंता बढ़ना भी लाजमी है, और वैसा हुआ भी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज बयान दिया है ताज़ा कि और हम सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि हर हाल में अपराध पर अंकुश लगाया जाए। ताम्रध्वज साहू जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने भी अधिकारियों के साथ बैठक करके ज़रूरी दिशा निर्देश दिए। तो सरकार जो है इस वक्त चिंतन मंथन में है अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए, और क्या कुछ ठोस रणनीति अब सरकार बनाती है कि अपराधियों के हौसले पस्त हों, वर्दी का खौफ उनमें हो और अपराधों पर अंकुश लगे। ये एक देखना दिलचस्प होगा, लेकिन सरकार संजीदा नज़र आ रही है, ये तय है। क्या कहेंगे निधि? बिल्कुल, अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में अपराध की जो श्रेणियां हैं या आपराधिक गतिविधियां हैं, वो पिछले कई महीनों में ज्यादा से ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें तो चोरी, डकैती, लूटपाट या हत्या के मामले ही पिछले 2 महीनों में 17 से ज्यादा हुए हैं। जिसमें अगर हम आंकड़ों पर नजर डालने के बाद भी अगर बात करें तो ये जो बढ़े हुए आंकड़े हैं, और या फिर ये जो 17 मर्डर के केस दर्ज किए गए हैं, इसमें ज्यादा से ज्यादा जो मर्डर है वो नशे की हालत में हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर इन अपराध की श्रेणियों में आ रहा है कि नशा एक मुख्य कारण है अपराधों के बढ़ने का। इसके पश्चात आपको ये भी बताया कि कोरोना काल की वजह से कई जेल के कैदी हैं जिन्हें पैरोल पर छोड़ा गया है, तो वो जो कैदी हैं वो भी अभी खुलेआम घूम रहे हैं, तो वो भी एक अपराध का कारण हो सकता है। इसके अलावा जो छुटपुट घटनाएं हम बात करें तो कोरोना काल में लॉकडाउन के पश्चात ये सभी को मालूम है कि व्यापारिक गतिविधियां भी थम गई हैं। तो कहीं ना कहीं पहले से ही ये जो कयास है वो लगाए जा रहे थे कि लगातार जिस तरह से लॉकडाउन होगा, लोगों को आर्थिक गतिविधियों का सामना करना पड़ेगा, तो चोरी, डकैती और लूटपाट की जो घटनाएं हैं वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाएंगी। वहीं आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ये जानकारी दी है कि निश्चित तौर पर अगर आपराधिक गतिविधियां बढ़ती हैं तो गृह मंत्री और गृह विभाग इसकी पूरी समीक्षा करता है और ये प्रयास करता है कि पुलिस प्रशासन को मुस्तैद किया जाए ताकि छत्तीसगढ़ या फिर राजधानी में बढ़ते हुए अपराध के मामले कम हो। इसके साथ ही उन्होंने एक तंज कसा है केंद्र पर और कहा है कि अगर हम बात करें तो कोरोना काल में जिस तरह से राशि की मांग हमने की थी 30,000 करोड़ की, वो हमें केंद्र ने नहीं दी, और इसके साथ ही जो हमारे जीएसटी का हक था वो पैसा भी हमें केंद्र ने नहीं दिया।
बावजूद इसके कोरोना काल में राज्य सरकार ने चाहे वो आईसीयू की व्यवस्था हो या बेड की सुविधा हो, सारी चीजें एक साथ की है। तो लगातार अगर हम बात करें तो कोरोना काल में भी राज्य सरकार अपनी पूरी मुस्तैदी के साथ कार्य किया है और यही सारी चीजें आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही। देखना होगा निधि कि अब सरकार गंभीर है अपराधों को लेकर और किस तरह से सरकार रणनीति बनाती है, किस तरह से नकेल कसी जाती है अपराधियों पर और पुलिस को किस तरह के दिशा निर्देश दिए हों, पुलिस किस तरह से ठोस रणनीति बना के आगे काम करती है, देखने वाली बात होगी। कोशिश सभी की यही है कि हर हाल में छत्तीसगढ़ को अपराध से मुक्त किया जाए, अपराध ना हो, अपराधियों पर नकेल कसी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। खबर उत्तर प्रदेश से, जहां सियासी हलचलें तेज हो चली हैं। 2022 की तैयारियों में तमाम राजनीतिक दल जुट गए हैं। इसी सिलसिले में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम अयोध्या पहुंचे। यहां उन्होंने दावा किया कि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में सपा अयोध्या की सभी 11 सीटों पर कब्जा जमाएगी। नरेश उत्तम ने एयरपोर्ट के विस्तारण के लिए अधिग्रहित की गई किसानों की जमीन के लिए मुआवजे की मांग भी की है। कोरोना की रोकथाम के मुद्दे पर सरकार को आड़े हाथों भी लिया। वित्तविहीन शिक्षकों को पुरानी पेंशन रुकी है, पुरानी पेंशन बहाल कराएंगे। अवधेश कुमार जीतेंगे, सदन में सरकार बनेगी तो ये काम करेंगे। इसके अलावा ग्रेजुएट लोग जो ज़्यादा बेरोजगारी के शिकार हैं, समाजवादी पार्टी ने जब पवन पांडे जी मंत्री थे और उसके पहले भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सिद्धांत पर कि बेरोजगारों को रोजगार दो वरना बेरोजगारी का भत्ता दो, समाजवादी सरकार में बेरोजगारों को रोजगार देने का भरपूर प्रयास किया गया और लाखों लोगों नौजवानों को रोजगार दिया गया। वित्तविहीन शिक्षकों को इस खबर पर हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे संवाददाता। तो हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो है सियासी हलचलें तेज़ हो चली हैं और सभी राजनीतिक दल पूरा जोर लगाने में जुटे हैं कि हर हाल में वो अपनी ज़मीन तैयार कर सकें और 2022 में जो चुनाव होना है उसकी ज़मीन तैयार करने की कवायद जो है सभी राजनीतिक दलों ने शुरू कर दी है। उसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम भी अयोध्या पहुंचे और सरकार पर तंज भी कसा। कोरोना के मुद्दे पर भी उन्होंने सरकार को फेल बताया और दावा किया है कि आने वाले 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी फिर से सत्ता पर काबिज होगी। किसानों के हित में काम करने की बात भी उन्होंने कही है। तो उत्तर प्रदेश में सियासी हलचलें अब तेज़ हो चली हैं और जाहिर सी बात है कि वक्त भी कम बचा है। 1 साल से 1.25 साल के बीच का कुछ वक्त है और सब अपना जोर लगाने में जुटे हुए हैं। तो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की तैयारियों का जायज़ा लेने आज नरेश उत्तम अयोध्या पहुंचे थे, जहां उनका ज़ोरदार स्वागत किया गया। बड़ी तादाद में कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के वहां मौजूद रहे। कोरोना की रोकथाम के लिए जो सरकार प्रयास कर रही है उसको उन्होंने पूरी तरह से फेल बताया। अयोध्या के दौरे पर रहे नरेश उत्तम। अयोध्या में एयरपोर्ट जो बनाया जा रहा है उसके लिए जो ज़मीन अधिग्रहित की गई है किसानों की, उसके मुआवजे की बात भी उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि किसानों को तत्काल इसका मुआवजा दिया जाना चाहिए। सियासी रंग में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, बने रहिए आप हमारे साथ। न्यूज़ वर्ल्ड में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।